नमस्कार, मैं हूँ अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो लीजिए सुनिए लेखिका व कवयित्री शिल्पा शर्मा जी की कहानी गड्ढमड गुलिस्तां। इतनी तेज लगे ब्रेक से उसकी नींद खुल गई। हाथ में रखी किताब नीचे गिर गई। कहाँ थी वो अब तक? अब कहाँ है? उनींदी आंखों से उसने इधर उधर देखा। महिलाओं के डब्बे में आवाज़ें तेज हो गई थीं। ओह, ट्रेन का ब्रेक इतनी तेज क्यों लगा? उसकी चेतना लौटी। आसपास की महिलाओं की बात से कुछ अनुमान लगा पाती इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। उसने ट्रेन की खिड़की से झांक कर जगह पहचानने की कोशिश की। भायखला ही आया है। डोंबिवली पहुंचने में आराम से 1 घंटा लगेगा। अपना सिर टिकाकर वह दोबारा अपनी नींद पूरी करने लगी। तेरा आदमी काम नहीं करता तो क्या मेरी गलती है? जैसा बाप वैसा ही निकला बेटा। लाख समझाया था बाप की तरह मत बन, पर जिस आदमी को बैठे बैठे खाने की आदत लग जाए जाती है कभी। सास की चीखती शिकायत करती आवाज उसके कानों में पड़ी। अचानक यह आवाज बदल गई, सदियों पीछे से आने लगी। ये जुए की आदत, इसका क्या करूं पांचाली? इस आदत ने आज तेरा इतना अपमान कराया। मेरे पुत्र ने मेरी ही वधू को दांव पर लगा दिया। कुल के लोग ही कुल की मर्यादा भूल गए। मैं क्षमा ही तो मांग सकती हूं पुत्री। शायद मैं ही युधिष्ठिर को नारी के सम्मान का पाठ सिखाने में असफल रही, पर जो होना था वो हो गया। क्यों? पता नहीं क्यों। उसकी नींद हमेशा ही ऐसी होती है, आवाजें थमती ही नहीं। मुंबई जैसे महानगर में यूं भी कोलाहल की कमी नहीं। वैसे वह खुद तो ऊपर से शांत ही रहती है, पर अंदर की आवाजों का क्या करे? ये आवाजें वह चाहकर भी नहीं रोक पाती। दुनिया देखी ही कितनी है उसने। पहले भांडुप से भायखला और अब डोंबिवली से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले युवती की अविवाहित वाली दुनिया, अब महिला की विवाहित वाली दुनिया, और थोड़ी थोड़ी वो वाली दुनिया जो उसे कहानियों की किताबों में झांकने पर मिलती है। ये किताबों वाली दुनिया उसे बड़ी दुनिया दिखाती है। उसे विस्फारित आंखों से देखते हुए वो एक और दुनिया में खो जाती है, कल्पना की दुनिया। कल्पना की दुनिया भी बहुत आवाजें देती है उसे। शायद सबसे ज्यादा आवाजें तो किताबों और कल्पना की दुनिया से ही सुनाई देती हैं उसे। भाई है, ऐसा कैसा भाई है? हर हफ्ते चला आता है। भाई का दोस्त है तो भाई हो गया। कबाड़ का काम करता है, यह भी कोई काम हुआ? हर वक्त कचरा उठा के चला आता है। घर में पांव रखने को जगह नहीं है और ये किताबें दे जाता है। ननद चिल्ला रही थी उसकी। वह कुछ बोलती इससे पहले ही न जाने कहां से आवाज आने लगी। भाई हैं, ऐसे कैसे भाई हैं आप? बहन के अपमान का बदला नहीं ले सकते? उन दोनों वनवासी भाइयों ने मेरी नाक काट ली, कान काट लिए, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आखिर कैसे भाई हैं आप? मंदोदरी भी अपनी ननद को कहां समझा पाई थी जो वो अपनी ननद को समझा पाती। प्रसंग और संदर्भ अलग अलग हैं तो क्या हुआ? ननद शब्द से तो नाता जुड़ा है ना। हां, है तो भाई का दोस्त ही प्रशांत। कबाड़ का काम ही करता है, पर जानता है कि उसे पढ़ने का शौक है तो जो किताबें उसे उसके लायक लगती हैं घर आकर दे जाता है। जब वो पढ़ लेती है तो लौटा देती है, ऑफिस जाते या आते समय। कम आमदनी, बड़ा परिवार, छोटी जगह, शौक पूरा करना, और वो भी पढ़ने का शौक पूरा करना तो लग्जरी है। नहीं, हम आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में नहीं आते। ओबीसी, एससी, एसटी में भी नहीं। अब आप तो जानते हैं सरकार, हमेशा आपको ही वोट किया है, इस बार भी आपको ही करेंगे, उसके ससुर ने कहा था जब नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ रहा खद्दरधारी घर पर आया था। पता नहीं सच क्यों नहीं कहते। जब हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो हैं, और तुम किसी एक का उत्थान कर दो प्रतीक स्वरूप, तो क्या सबका उत्थान हो जाता है?
कितनी ऊंच नीच है समाज में, क्या सबका हक बराबर का नहीं? आप मेरी कुटिया में पधारे राम, क्या यही कम है? आज मैं धन्य हुई, मेरे पास आपको अर्पण करने को बेर ही है। आइए प्रभु आइए, ग्रहण कीजिए प्रभु। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे, मेरा उत्थान अवश्य होगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, इससे क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। और प्रतीकात्मकता कैसी चीज है? लॉलीपॉप जैसी। लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, डोंबिवली। अचानक नींद खुली, उतरकर पैदल ही घर जाती है। शेयर ऑटो का 10 रुपया, बस का 6 रुपया बच जाता है, रोज बचाती है। कभी दिन का 20 जोड़ती है तो कभी दिन का 12, पर बचत तो बचत है, बचत से बढ़त है। आम आदमी की बढ़त से सरकार की, और सरकार से देश की बढ़त है, देश की बढ़त है, सरकार की बढ़त है, नेता की बढ़त है। 3 साल से एक ही पद पर हो, फिर भी हर साल 500 रुपये तनख्वाह बढ़ाई नहीं क्या? उसके बॉस ने कहा था। तो पद भी बढ़ा देते, आखिर काम भी तो बढ़ाते ही हो ना। उसे लगा था वह चीख के कह देगी इस बार ये बात। इस तरह बढ़ते बढ़ते तो बूढ़े होने तक जरूरतें पूरी होने जितनी भी नहीं बढ़ पाएगी पगार। मन की इच्छाओं का क्या, वे भी तो बढ़ती हैं। बगावत करूंगा तभी तो तख्त मिलेगा, वरना आलम पनाह की पसंद तो कोई और है। दारा के बाजुओं में दम नहीं, हिंदुस्तान औरंगजेब का है। अब अपना हक अपने बाजुओं के दम पर लेना होगा। जंग होगी और जंग में सब कुछ जायज है। वह तो यह भी कहना चाहती थी कि रशीदा कुछ नहीं करती, तब भी हर साल उसकी तनख्वाह 1000 रुपये बढ़ाई, नरेन की तनख्वाह 800 रुपये बढ़ाई। पर वो उनकी तरह चाटुकार नहीं है ना, इसीलिए उसे बचत करनी होगी। बचत से बढ़त, जंग में सब कुछ जायज है। दुनिया जंग है दुनिया, जंग लगी दुनिया। घर का जंग लगा दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर घुसी, कुल जमा 2 कमरे, 10 बाई 12 के, 5 बाई 4 का किचन, और इससे भी छोटा दम घोंटू स्नान घर और संडास, नहीं टॉयलेट। फिल्में देखकर भी सुधरी नहीं तेरी जुबान। टॉयलेट भी नहीं कहते हैं अब इसे, अब तो वॉशरूम कहते हैं। रशीदा ने हंसकर कहा था। अरे कहते कुछ भी हों, करते तो वही है ना, कोई इत्र तो नहीं गिरा आते वहाँ। मन में ही सोचा था उसने, और रशीदा के साथ हंस पड़ी, हामी की हंसी। इस घर में रहते हैं 6 लोग, सास, ससुर, वो उसका पति, देवर और ननद। घर के भीतर इतना सामान कि उसकी लाई हुई एक किताब भी एक सामान लगती। सभी आते जाते देखते, ताना देते, सो पर्स में ही ठूंसती किताब उसने। अब 2 ताना, ताना ना ताना, नाना नाना ताना नाना ताना नाना नाना। कभी कभी स्वामी की तरह तिकड़म बिढ़ानी पड़ती है। यह सीरियल उसने बचपन में देखा था, पसंद था उसे। घड़ी पर नजर पड़ी, 7 बज रहे थे। भीतर पलंग पर सो रहे उसके स्वामी, उसकी सास के बेटे। स्वामी ने आहट सुनी, उसे देखा। जल्दी से चाय बनाकर ले आ, बड़ा पाव लाया हूँ, केवल तेरे और मेरे लिए। बाकी लोग मौसी के घर गए, रात 10 बजे तक आएंगे खा पी के। आज खाना बनाने की जरूरत कुछ नहीं। उसे पता था इस वड़ा पाव की क्या कीमत है। मुस्कुराई और चाय का पानी चढ़ाकर स्नान घर में चली गई। 3-4 महीने में मिलने वाले इस वड़ा पाव के लिए तरसती है वो, क्योंकि 3-4 महीने में ही कभी घर के लोग इस तरह बाहर जाते हैं कि उसके स्वामी विलास को और उसे साथ साथ सांस लेने की जगह मिलती है। वरना हर कुछ, हर सुख दबा दबा, सहमा सहमा, घुटा घुटा। और 2 साल ही तो हुए हैं उसकी शादी को। चाय का पानी खौल चुका था जब वो बाहर निकली। चाय छान ही रही थी कि विलास का हाथ उसकी कमर पर कस गया। वह उसके कानों में धीरे से बोला, मेरी गुलाब। चाय के कप वहीं छोड़ पलट गई वो। चाय के पानी से ज्यादा गर्माहट थी उन दोनों के जिस्मों में।
पहले उसका ख्याल करना जरूरी था। कान्हा, क्या मैं तुम्हें अपने प्रेम से बांध नहीं सकती? बांधती ही तो हो, तभी तो खिंचा चला आता हूं। फिर मथुरा जाने की हट क्यों पाल रखी है? राधे, कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं। जीवन सिर्फ प्रेम ही तो नहीं, कर्तव्य भी है। कर्तव्य पालन तो करना ही होगा। और कुछ हरी इच्छा भी तो होती है। हरी इच्छा के आगे किसका बस चलता है? कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं कर सकती तुम्हें। और यदि इसमें ही तुम्हारी प्रसन्नता है तो यही उचित होगा। यह कहते कहते राधा का खिला हुआ मुखड़ा कितना मुरझा गया था। राधा की ठोड़ी को अपने हाथों से पकड़कर उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठा दिया कान्हा ने। पर याद रखो राधा, तुम्हारे साथ बिताए पलों को मैं कभी बिसरा नहीं सकता। यह संसार जब भी कृष्ण का नाम लेगा, राधा का नाम उससे पहले होगा। मेरे कान्हा, मेरी राधिका। स्वप्न लोक से वह झटके से वर्तमान में आ गई। सांसें थमी नहीं थी दोनों की। उफ, यह आवेग न होता, ये रस न होता, ये संतुष्टि न होती तो दुनिया कितनी फीकी होती। अब भी विलास उसके बालों को सहला रहा था। कम ही होता है ऐसा, इतना एकांत मिलता ही कम है। इस प्रेमालाप में चाय ठंडी हो चुकी थी। गुलाब चाय गर्म करने उठी। इसी बीच विलास का फोन बजा तो वह ठिठक कर रुक गई। फोन विलास की मां का था। हाँ मां। क्यों? ठीक है, आज नहीं आने वाले वो लोग। मौसी उधरिच रोक रखी है। कल इतवार है तो बोली आज क्यों जा रहे हो, कल चले जाना। फोन रखने के बाद भली सी मुस्कान के साथ विलास बोला। गुलाब का चेहरा गुलाब सा खिल गया। मुंबई की एक छोटी सी खोली में रहने वाले जोड़े को बिन कहे या सुख मिल जाए, ऐसा कम ही होता है। आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए मौन के बीच पल भर में ही न जाने कितना कुछ कहा गुलाब और विलास ने। एकांत में साथ बिताने मिले इस समय की खुशी को बयां करता हुआ सा। फिर गुलाब ने चाय गर्म की। दोनों ने साथ चाय पी, वड़ा पाव खाया, फिर एक दूसरे के आगोश में समा गए। गुलाब के बदन पर हाथ फिराते हुए विलास लाड जताता रहा। फिर धीरे से बोला, काम पे नहीं जाऊंगा कल से मैं। क्यों? फिर छोड़ दी नौकरी? मेरे से ये नहीं होता गुलाब। कितना सुनेगा उन लोगों का? तू सुनता ही कहाँ है किसी की? 2 साल में मेरी आंखों के आगे 5 बार काम पकड़ के छोड़ चुका है। हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसकी पगार मिलती है हमें, पर हमेशा गाली गलौज के बाद ही मिलती है। ऐसा ही होता है इधर। मैं 3 बरस से काम कर रही हूं कि नहीं एक ही जगह। तू भी क्या मेरे को मेरे बाप जैसे ही समझती है। माँ तो वैसा ही समझती है। पर क्या मैं कभी दारू पीता हूँ, पान सिगरेट खाता पीता हूँ? किसी से मारपीट गाली गलौज की मैंने अपने बाप के जैसे? पागल है क्या तू? ये सब नहीं करता तभी तो शादी की मैंने तुझसे। मेरे को तेरे से कोई शिकायत नहीं है विलास। बस तेरी माँ घड़ी घड़ी तेरे काम न करने को लेकर मुझे टोकती है, वही सहन नहीं होता मुझसे। मैं घर चला लूंगा, खाना बना लूंगा, बच्चा होगा तो उसको भी संभाल लूंगा गुलाब, पर किसी की फालतू बात मैं नहीं सुन सकता। थोड़ा ज्यादा माथा गर्म हो गया तो किसी दिन किसी आदमी का खून करके ही लौटूंगा, चाहे जेल चला जाऊं। अब गुलाब सहला रही थी विलास को, धीमे धीमे आश्वस्त करता हुआ सा स्पर्श था। ऐसा कुछ भी करने का नहीं विलास, मैं देख लूंगी। तू घर संभाल लेगा तो मैं बाहर का देख लूंगी। लेकिन क्या? बस तू ऐसा ही बना रहना, मुझे प्यार करना। घर बैठकर करने वाला कोई काम लाऊंगी तेरे लिए तो कर लेगा ना तू। हाँ, बाहर का लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। कहते हुए विलास ने गुलाब को अपने और करीब खींच लिया। दोनों ही थके थे, तृप्त थे, साथ थे। बहुत जल्दी नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। तो क्या हुआ यदि आलम पनाह की तबीयत इन दिनों नासाज है? सल्तनत की बागडोर संभालने में हम करेंगे उनकी मदद। हम अपनी आवाम को उस आदमखोर शेर से बचाएंगे, हम करेंगे उसका शिकार। यह सुनते ही जनता दरबार में उपस्थित वह आदमी बोला, बेगम नूरजहां सलामत रहें, सलामत रहें। अगर बादशाह जहांगीर को इस बारे में इल्म हुआ तो वे
नूरजहां की सखी रूपी दासी ने घबराकर पूछा। हम उन्हें बताकर उनकी रजामंदी से ही जाएंगे, लेकिन इस बार शिकार हम करेंगे। अपनी आवाम को हम देंगे राहत। आखिरकार अपनी आवाम के लिए भी तो हमारा फर्ज बनता है। ये किताबें उसकी नींद में घुलकर न जाने कैसा गड्ढमड्ढ गुलिस्तां बनाती रहती हैं। हल्की सी नींद खुली गुलाब की, अब कि वो खुद ही सरक कर विलास के पास आ गई। उसे यूं अपने घेरे में ले लिया जैसे उसे पूरी दुनिया से महफूज रखना चाहती। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिल्पा जी का, जिन्होंने अपनी कहानी अमरनामा के लिए भेजी। और ये मेरा सौभाग्य है, मैंने ये कहानी अमरनामा के लिए पढ़ी। अगर आपके पास भी कोई कहानी, कविता, निबंध, कुछ भी आपकी डायरी में बंद है तो उसे amarnamastories@gmail.com पर भेज दीजिए। आपकी रचना को अमरनामा के लिए पढ़ने में मुझे अति प्रसन्नता होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अलविदा।